बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आली जनाब और हमारे चीफ गेस्ट सरफराज साहब, हमारे सीनियर्स नकवी साहब, दोस्तों और तमाम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मुख्तसर से इंट्रोडक्शन में हमारे भाई साहब ने आपको CSRE क्या है, हमारा जो यहाँ पर बैनर आपने देखा होगा, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट, इसके बारे में इंट्रोडक्शन उन्होंने किया। मुजीब साहब ने भी आपको बताया। और मेरे पास एक मुख्तसर सा वक्त है जो ओरिजिनली पहले हमारे ओरिजिनल शेड्यूल के हिसाब से 1 घंटा था, फिर उसको हमने घटा के 50 मिनट किया। अब और हमारे 2 गेस्ट उसमें और शामिल हो गए, तो उसमें और घटकर वो मेरे ख्याल है 40 मिनट से अभी 30 मिनट में हो गया। तो मुझे नहीं पता कि मैं 30 मिनट में क्या बता पाऊँगा, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि हम लोग 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि कौम को या हमारी जो स्पेशली माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी, नहीं सबके लिए हम लोग काम करते हैं, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, वी आर वर्किंग फॉर एवरीबडी। स्पेशली जो बैकवर्ड है या डाउन टूडेड रहे हैं या पिछड़ी रही है, जैसे SC, ST, OBC, सब लोग हमारे से इस्तेफादा करते हैं। तो हमारी मकसद ये है कि उसमें माइनॉरिटी मुस्लिम सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए। अगर आपने प्रोपोर्शन देखा होगा, अब हम लोग डिटेल में इसके बारे में जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है सरफराज साहब से सुनेंगे, जो कलेक्टर है करीमनगर में और हमारे आज के स्पेशल चीफ गेस्ट हैं। उनके कंक्लूडिंग में आप लोग बहुत तफसील से हम उनको वक्त भी दिया है और तफसील से हम लोग सुनेंगे। लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताते चलूँ कि हम लोग कोशिश क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कि हम लोग जो है 13.4% यानी 14.3% रिसेंट सर्वे के हिसाब से पॉपुलेशन में मुसलमान है हिंदुस्तान में। 14.3% भी 15% हो गए होंगे। लेकिन आप अगर अच्छे प्रोफेशंस में, अच्छे करियर में देखिए तो आपको पिछड़े मिलेंगे। सबसे ज़्यादा पिछड़ी कौम अगर है तो मुसलमान है। और इंडिया के लिए, हमारे इस कंट्री के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा कंट्री, हमारा बेहतरीन प्यारा सा मुल्क अगर आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, तो ये इतना बड़ा सेक्शन जो है 15% का, ये अगर पिछड़ा रह गया तो कंट्री कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो स्पेशली हम इसके हिस्सा हैं, हम में मुसलमान हैं। और इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए या इसको तालीम में और करियर्स में अच्छे प्लेस कराने के लिए कोई एक यूनाइटेड कोशिश करना चाहिए। इसलिए हमने ये सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट का इनेकाद किया है। तो एक बेसिक थोड़ा उसका पर्पज़ था। फिर हमने थोड़ा 3 साल से कोशिश शुरू की है और हमने सोचा कि भाई जो जनरेशन आज है, ये जनरेशन जो है ये नहीं बन सकती, इसको बनाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब जो आ रही है जनरेशन, जो अभी कॉलेजेस में है, स्कूलों में है और जो आगे चलकर आप इस कंट्रीब्यूट करने वाली है, इसको बनाया जाए। इसलिए हमने स्टूडेंट्स पर और जो खास करके जो करियर में प्लेस होने वाले, इन पर फोकस करना शुरू किया। और इसलिए कॉलेजेस में जाकर, स्कूलों में जाकर और इस तरह के सेमिनार्स और करियर वर्कशॉप लेकर के हम अपनी बात उनके सामने रखते हैं और उनको इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप बढ़िए, आगे बढ़िए और इस कौम को और इस देश को आगे बढ़ाना है। इस तरह से सुस्त रहकर या निगेटिविज्म में रहकर अब काम नहीं चलेगा। तो ये इस वर्कशॉप का अहम मुद्दे, हमारा मकसद है। आप लोगों को हमने मदऊ किया और जो यहाँ पर और भी हमारे गेस्ट लोग तशरीफ़ लाए हैं। मैं देख रहा हूँ चंद्रपुर से भी हमारे दोस्त आए, कोई आजू बाजू बल्लार शाह से और भंडारा से भी कुछ लोग यहाँ मौजूद है। तो मकसद ये है कि ये मिशन जो है ये सिर्फ नागपुर में न रहे, ये सब जगह हर डिस्ट्रिक्ट में फैले और इस तरह इसमें हर लोग जुड़ जाए, हर ऑर्गेनाइजेशन इसमें जुड़ती जाए। ये हमारा बेसिक मकसद है। जब हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं बच्चों में, खास करके कॉलेजेस में जाकर, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर लेक्चर लेते हैं और कॉलेजेस में लेक्चर लेते हैं, स्कूलों में लेक्चर लेते हैं, तो एक बड़ा निगेटिविज़म पाया जाता है कम्युनिटी में। हमारे लोग ये सोचकर बैठे कि यार साहब हमारा कुछ नहीं होगा, हम मुसलमान हैं, हमको कौन सर नौकरी देगा, हमको कहाँ नौकरी मिलेगी, हमको कहाँ तालीम लेके हम क्या करेंगे साहब, हमारा तो ठीक है वो ऑटो चला लेंगे, पान का ठेला खोल लेंगे, बस हमारे लिए ये काफ़ी है। इतना निगेटिविज़म, इतना ये भरा हुआ है इस कौम में कि इसको जगाना भी बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसलिए इससे हज़ारों और सैकड़ों ऐसे अपने को वर्कशॉप लेने पड़ेंगे, कौम को जगाना पड़ेगा।
तो इसका पीछे का एक मकसद है। इसलिए मेरी अपील, मेरे जो दोस्त यहाँ ब्रदर बैठे हैं जो तंजीमों से, अलग अलग तंजीमों से जुड़े हैं, सबसे है कि इस मिशन में जुड़ना पड़ेगा और इसको और मिशन को फास्ट करना पड़ेगा। और ये जो तबका हमारे सामने बैठा है आज, जो एसएससी करके यहाँ बच्चे हमारे आए हुए, बहुत सारे मेरिटोरियस बच्चे हैं, 90% प्लस लेकर बैठे हैं, 12th में यहाँ मेरिट में आकर बच्चे हैं, या कुछ इंजीनियर्स कॉलेज इंजीनियरिंग कर आए हुए बच्चे हैं, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं। ऐसा मिक्स एक हमारा आज का ये एड्रेस ऑडियंस है। अब इसको जो कुछ बातें हमको बतानी है वो बात मैं मुख्तसर से आधे घंटे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक ऐसा है कि हमारा नेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन गाइडेंस सेंटर की ये हमारा एक गाइडेंस सेंटर है जो जिसके बारे में मुजीब साहब ने और हमारे भाई साहब ने आपको बताया। ये यहाँ कितने बच्चे जो हमारे सेंटर पे आए हुए हैं, ज़रा हाथ खड़ा करें। बहुत कम बच्चे हैं, इन्हें 25-30 बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो सेंटर पे आए, और पेरेंट्स भी आए होंगे, पेरेंट्स जी। तो एक इंट्रोडक्शन हमारा ये भी है कि देखिए हम लोग आज आपसे बात करेंगे, ठीक है। आज वर्कशॉप में 2-3 घंटे से ज़्यादा आप बैठ नहीं सकते, इसलिए 3 घंटे में प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे क्योंकि हमको पता है कैपेसिटी हमारी बैठने की 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होती। एक शो हम दे सकते हैं 3 घंटे का, तो इस 3 घंटे में आज हम बात करके चले जाएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रहेगी। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि सर मुझे अब जानना है कि सर मुझे MPSC की एग्ज़ाम देनी है, तो सर बताइए अब उसका कैसा किया जा सकता है, कौन सी किताबें पढूं, कैसा करूं, तो आपको फिर बताएगा कौन। तो इसलिए हमने एक परमानेंट नेचर का एक गाइडेंस सेंटर खोला है। ये गाइडेंस सेंटर है। यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारे नकवी साहब गाइड कर रहे हैं बच्चों को, और बाजू में उनके डॉक्टर आमिर सिद्दीकी है जो पिछले साल IRS में, UPSC में मेरा नागपुर का बच्चा जो IRS में सेलेक्ट हुआ है और अभी वो असिस्टेंट कमिश्नर है हैदराबाद में। तो IAS की एग्ज़ाम होती है ना, उसके अंदर में नागपुर का बच्चा हमारे पिछले साल के बैच में ये आए और अभी ट्रेनिंग पर है। तो ये गाइडेंस सेंटर हमारा श्यामलाल के पीछे है, जहाँ एक रज़ा अपार्टमेंट है, मस्जिद वालिदैन है, उसके सामने होता है। और यहाँ आप आज आपके सामने जो भी समझ में आए, नहीं आए, कोई चीज़ प्रॉब्लम्स आपको रहे, आपको कोई चीज़ और गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, तो आप यहाँ इस सेंटर पर कभी भी आ सकते हैं। फ़ोन करके आइए। शाम में 5 से 8 के बीच में मैं खुद वहाँ बैठता हूँ, हमारे इरशाद भाई रहते हैं और भी हमारे दोस्त लोग जो मेंबर्स हैं वो भी वहाँ बैठा करते हैं। सुबह 10 से 1 के 11 से 1 के बीच में का वक्त है जो कभी कभी हम लोग में से कोई ना कोई वहाँ बैठा रहता है। तो ये मैंने इसलिए आपको बताई कि आज जो भी आज सुनेंगे आप, जो भी आज आप यहाँ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे वो पूरा नहीं होगा, वो अपूरा होगा, अधूरा होगा। आपको और भी इन्फॉर्मेशन की, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं 2 साल से उस गाइडेंस सेंटर में बैठता हूँ और मैं रोज़ कम से कम 3-4 बच्चों को और पेरेंट्स को काउंसलिंग करता हूँ। रोज़ 2-2 घंटा और एक बच्चे को कभी कभी आधा घंटा काउंसलिंग करनी पड़ती है। 1-1 घंटा तक बच्चों को समझाना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो या प्रोफेशन में जाना है या कहीं जाना है या स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करने हैं, तो आपको काफ़ी वक्त लगता है। तो 3 घंटे के प्रोग्राम में ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपको सारी चीज़ें पता चले। तो हम लोग अभी आज मैं आपको कुछ चीज़ें वो बताने की कोशिश करूँगा जो थोड़े से आपको सरसरी तौर पे मालूम होना चाहिए, जो चीज़ें बच्चों को आम तौर पे मालूम नहीं होती। हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हुए, अब जो हम लोग गाइडेंस सेंटर पे बैठते हैं तो जब बच्चे आते हैं, अब मेरे पास मैंने अगर आपको मैं सही फिगर बताऊं तो जब 10वीं का और 12वीं का रिज़ल्ट आया इस साल और 10th के रिज़ल्ट के बाद में जो हमारे आने वाले विजिटर्स का तांता शुरू हुआ, तो मैंने इस पिछले 1-1.5 महीने में, 2 महीने में कम से कम 300-350 का बच्चों का काउंसलिंग पर्सनल किया हूँ। हमारे दोस्तों ने भी किया, हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे रुकनुद्दीन साहब है, हमारे गुलाम कादिर साहब है और हमारे बाकी दोस्त भी हैं जो बैठते हैं, और हमारे आफ्ताब साहब भी हैं। तो सब ने मिलकर हमने बच्चों का काउंसलिंग किया। तो जब बच्चों के पेरेंट्स से और बच्चों से हम लोग जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि ऐसा पता चलता है कि बड़े गलत मिथ्स पाले हुए हैं हम लोग, गलत भावनाएं, धारणाएं हमारे दिमाग में बैठी हुई है और गलत जगह पर पैसा खर्च कर रहे हैं।
एक तो पैसा कम के पास कम है और ऊपर से पैसा गलत जगह खर्च हो रहा है। तो हमने सोचा कि आपको उस बारे में थोड़ा मिथ्स और मिसकंसेप्शन के बारे में बताया जाए। पहला मिथ क्या है, सिलेक्शन का रॉन्ग करियर सिलेक्शन कर लेते बच्चे। अब हमारे मुजीब साहब ने डिटेल में बताया कि करियर सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको काउंसलर की ज़रूरत होती है। तो काउंसलर्स आपको जब भी चाहिए हम लोग है अवेलेबल, आप आ सकते हैं। तो जनरल ये टेंडेंसी है कि करियर काउंसलिंग कोई नहीं कराता। 99.9% बच्चे और पेरेंट्स कभी करियर में काउंसलिंग नहीं कराते, कभी एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देते। और ये साइंटिफिक रिक्वायरमेंट है, आपने कराना ज़रूरी है, नहीं तो आप गलत प्रोफेशन में फंस सकते हैं। एक एग्जांपल, मुझे परसों एक बच्चा वालिद एक बच्ची के वालिद मेरे पास आए। सर बोले मेरे बच्चे ने MBBS करते करते छोड़ दिया, अब बताइए क्या करना है। बोला क्यों छोड़ दिया आपने? MBBS में देख तो एडमिशन मिलती नहीं है, फिर कैसे छोड़ दिया? बोले सर वो MBBS में एडमिशन तो ले लिया था उसने, लेकिन जब पहली बार उसको जब प्रैक्टिकल कराने लगे तो बच्चों को ले गए तो डेड बॉडी के सामने उनको ले गए। जब उसको पता लगे डेड बॉडी है तो इतनी घबराई, इतनी परेशान हो गई कि वहाँ से वो उसका एक फोबिया था डेड इंसानों के साथ में। तो इतनी घबरा गई वो और वहाँ से घर पर आ गई। मैं लाइव आके आपका नागपुर का बता रहा हूँ। और वो परेशान हो गया और बोलते हैं मैं MBBS नहीं करूँगी, पापा मुझे आप BA करा लीजिए, मैंने MBBS को क्यों नहीं करूँगी? नहीं, मैं वो डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा सकती। तो अब आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपने गलत प्रोफेशन चुन लिया। तो मुझे साहब ने जो आपको बताया कि आपको जो आपका जो एनालिसिस है, एप्टीट्यूड टेस्ट, कौन से प्रोफेशन में आपको जाना है वहाँ आप जाइए, तो उसके लिए आपको ये कराना जरूरी है। तो हमारे बच्चों में नहीं होता है, गोल सेटिंग करते नहीं हम लोग। अभी कई एग्जामिनेशन का जब नोटिफिकेशन आता है कि IBPS बैंकिंग में पोस्ट निकली है, अभी 4,500 पोस्ट निकली है। अब बच्चे निकालेंगे, फॉर्म भरेंगे और उसके 2 महीने के बाद एग्ज़ाम हो गया, अब तब किताबें लाएंगे और पढ़ाई शुरू करेंगे। कभी पास नहीं होंगे आप। 2 महीने के 6 महीने के इम्तिहान के तैयारी से आप पास नहीं हो सकते। आपको गोल सेट करना पड़ता है 2 साल 3 साल 4 साल के बाद का, और उसके लिए आपको लगातार कोशिश करनी पड़ती है, तब जाकर आपको हाईएस्ट अचीवमेंट आपको मिल सकता है। अभी आप हमारे चीफ गेस्ट कलेक्टर साहब इधर बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि IAS कैसे बना जाता है और उन्होंने क्या कैसे मेहनत की है। तो हमारे बच्चे गोल सेट नहीं करते, आपको गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। एक होता है, एक दिमागों में हमारे भरा हुआ है इंजीनियरिंग मेडिकल, सबके दिमागों में भरा हुआ है कि अगर कोई ऑप्शन है तो इंजीनियरिंग है और है तो मेडिकल है, बस, इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं। अब देख रहे हैं इंजीनियर की हाल है कि इंजीनियर 80% बच्चे खाली पड़े हैं। मेडिकल की यह हाल है कि MBBS करने के बाद में आप जब तक MD नहीं करते तब तक आपको जॉब भी नहीं मिलती। डेंटिस्ट के तो ये हाल है, इतने डेंटिस्ट हो गए हैं कि अभी उनको लगाने के लिए क्लिनिक लगाने की जगह नहीं है। नीट और JEE के ट्यूशन्स पर इतना पैसा खर्चा करते हैं। जो बच्चा 60% लाता है SSC में, वो भी नीट की ट्यूशन लगाता है। रोज़ मुझे 2-3 बच्चे मिलते हैं शाम में, कहाँ क्या कर रहे हैं? सर मैं 10th में मेरा 90% आया। वो बोलता क्या किया है? सर मैं नीट कर, लड़कियाँ खासकर ज़्यादा नीट की कोचिंग ले रही है सर। परसों एक बच्ची आई, बोला कितना परसेंट आया? 65% आया सर SSC में। क्या कर रही हो? सर मैं नीट कराई। अब 65% की बच्ची भी नीट कर रही है, 95% की बच्ची भी नीट कर रही है। और JEE के एग्ज़ाम की तैयारी कौन कर रहा है? वो 60% वाले भी कर रहा है और 100% वाला भी कर रहा है। और जो 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में जिस बच्चे ने लिया, वो भी बच्ची परसों मेरे पास आई और बोला क्या कर रही? सर मैं कुछ नहीं करेंगी, 11th कर रही हूँ बस। कोई ऑब्जेक्ट नहीं सर, कोई JEE नहीं सर, कोई नीट नहीं सर, CET नहीं सर, मुझे पता ही नहीं है CET क्या होता है। तो क्या कर रही? मैं एडमिशन ले ली 11वीं में साइंस में, और वो भी जनरल स्ट्रीम में। तो बच्चे को पता है। ऐसे अलग अलग तरह के आपको बच्चे दिखाई देंगे। कुछ को पता ही नहीं होता क्या करना है, कुछ गलत जगह करते हैं। पैसा नहीं है। एक ऑटो ड्राइवर आए अपने बच्चे के साथ में, बोले सर मेरी बच्ची को मैंने BAMS में एडमिशन दिलाया। और आप बताइए पैसा मुझे, अब 1 साल की मैंने फ़ीस तो भर दी, अब दूसरे साल की फ़ीस भरने के लिए पैसा नहीं है। आप बताइए फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से मिलेगा मुझे? मैंने बताया उनको एजुकेशन लोन की स्कीम है, ये वो बताई। मैंने उनको बताया कि कितने फ़ीस है? 1.5 लाख रुपये साल की BAMS। तो पैसा नहीं उनके पास। मतलब पहले साल की फ़ीस कैसे भरी? सर मैंने अपने घर के गहने बेच दिए, अब मेरे पास गहने भी नहीं बचा, मेरा ऑटो बचाएगा, अगर इसको बेच दूँ और फिर पैसे भरूँ। मतलब इतनी तंगी, इतनी मेहनत करने के बाद आप क्यों आना चाहते हो? बच्ची को BAMS बनाना चाहते हो, और BAMS बनाने के क्या मिलेगा उसको? तो मेरे सलाह, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊँ।
तो मैं अपने ख्वाहिश के खातिर उसको डॉक्टर बना रहा हूँ। ये मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे साथ रोज़ जो इंटरेक्शन बच्चे करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलता, सही गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत जगह आकर फंस जाते हैं, और सारी ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो नीट और JEE के कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगा देते हैं। 2-2, 3-3 लाख रुपए बच्चे जिनके कैपेसिटी नहीं है पेरेंट्स की, वो भी अब 3-3 लाख रुपए वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को देते हैं। और रिजल्ट क्या होता है? नीट में पता है आपको, मेडिकल में टोटल ऑल इंडिया के अंदर में 60,000 सीट्स है, उसमें से सिर्फ मेरिट पर 30,000 सीटें भरी जाती है। 11 लाख बच्चे नीट के एग्ज़ाम में बैठते हैं, 30,000 बच्चे सिर्फ सेलेक्ट होते हैं, बाकी सारे फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो आपको MBBS में अब MBBS में एडमिशन अगर चाहिए आपको तो 720 में से 500 मार्क्स लाना पड़ेगा आपको प्लस, ठीक है। जो बच्चे यहाँ 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं वो सुन ले अच्छे से, 500 से ऊपर अगर आपको नीचे नंबर आते हैं तो आपको MBBS में एडमिशन नहीं मिलेगा मेडिकल में मेरिट सीट पर, फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो फिर ऐसे कई बच्चे हमारे पास आए, तो सर मुझे 250 मार्क्स आए, मुझे 350 मार्क्स आए, मुझे 400 मार्क्स आए, अब क्या करूँ? हम बता दें तुम एक काम करो, आप BUMS करो, अगर उर्दू से पढ़े हो, BSc नर्सिंग कर लो, इमीडिएट जॉब मिल जाएगा। नहीं सर नर्सिंग नहीं करना है, वो नर्स नहीं बनना है मुझे। अब वो लड़कियों के लिए इतना बेहतरीन जॉब है, मैं उनको समझाते थक जाता हूँ कि भाई BSc नर्सिंग से सिर्फ नर्स नहीं बनते, नर्सिंग ऑफिसर भी बनते हैं, लेक्चरर भी बन सकते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी बन सकते हैं, देखिए पता ही नहीं है। अब पेरेंट्स भी बोलते नहीं सर हमारे बच्चे बड़ी होशियार है, उसको आपको नर्सिंग नहीं करना है, BSc नर्सिंग नहीं कराना है। और जो गरीब के बच्चे होते हैं ना वो इमीडिएट वहाँ जाते हैं, नर्सिंग करते हैं, BSc करते हैं, इमीडिएट नौकरी मिल जाती है, जॉब। भंडारा की जवाहर नगर की बच्चे हमारे पास आई थी, हमने उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिलाया, BSc नर्सिंग किया, जॉब में लग गई। तो ये मिथ्स पाल के बैठे हैं हम लोग। अब नीट के एग्ज़ाम से 10 कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलती है, वेटरनरी मिलती है, BAMS, BUMS, BHMS, फिजियोथेरेपी, ऐसे 10 कोर्सेज है जहाँ आपको जा सकते हैं। लेकिन आपको जाना कहाँ है? MBBS में। और MBBS की हालत क्या है? वो बहुत अच्छी नहीं है। MBBS करके भी आपको गवर्नमेंट में नौकरी में आना है तो UPSC की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी या MPSC की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, इसके बगैर आप मेडिकल ऑफिसर नहीं बन सकते। ये सारी चीज़ें मिथ्स निकालना ज़रूरी है। और एक फ्रस्ट्रेशन में जब आ जाता है ना, फेल्योर जब हो जाते हैं बच्चे, और फ्रस्ट्रेशन में जब आ जाता है तो फिर वो एकदम डिप्रेशन में आ जाते हैं पेरेंट के साथ में, फिर बड़ा बुरा लगता है कि ये बच्चे जो है। और कुछ बच्चे ऐसे भी दिखाई देगा, CET देखिए, CET क्या होती है बच्चों को पता होगा यहाँ पर, CET क्या होती है? जो 11वीं में 12वीं में बच्चे हैं, CET की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट लेती है। एक JEE आपने बताया, JEE अगर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो आपको JEE की एग्ज़ाम मेंस पास करनी पड़ती है, और IIT में जाना है तो JEE एडवांस पास करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना है, नागपुर में आपको समझो अंजुम में दाखिला लेना है, तो आपको CET देनी पड़ेगी। आपने CET दिया और तो आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। अब ये CET अलग अलग तरह की होती है। फार्मेसी में जाना है तो एक CET है, वो इंजीनियरिंग के साथ होती है। एग्रीकल्चर के लिए भी अभी CET शुरू हो गई है, फार्मेसी के लिए अलग है, MCA के लिए अलग CET है। अभी इतनी तरह की CET है, आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे? तो ये जानकारी आपको होना ज़रूरी है कि जब आप 11वीं में आपका बच्चा होता है तो आपको 12वीं में उसने क्या क्या एग्जामिनेशन देना है, उसके आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरे बच्चे को मुझे कौन सा एग्ज़ाम दिलाना है, JEE दिलाना है कि नीट दिलाना है या CET दिलाना है, क्या दिलाना है। अगर लॉ में जाना है आपको तो आपको क्लैट का एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है। तो अगर उसकी तैयारी फिर आपको 11वीं से करनी पड़ेगी। CA अगर आपको करना है तो CA में आपको CPT के एग्ज़ाम देनी पड़ती है, फाउंडेशन कोर्स होता है उसका। 12वीं में एग्जामिनेशन के बाद में आपको वो एग्ज़ाम देनी पड़ती है, तो उसके लिए 11वीं से तैयारी करनी पड़ती है। एक बच्ची हमारे यहाँ भी थी, यहाँ मदिया नाम की थी, उसने 11वीं से उन्होंने प्रिपरेशन शुरू की, 12वीं में पहुँचते पहुँचते उसका 3 मार्क्स से मैथमेटिक्स से CA का फाउंडेशन रह गया। होशियार बच्चे होने के बाद भी नहीं दे पाई, पता नहीं आज आएगी नहीं यहाँ पर। तो आप जब तक कि कड़ी मेहनत 2 साल कंटिन्यूस एफर्ट्स 11वीं 12वीं में नहीं लगाएंगे तब तक 12वीं में आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इस एग्ज़ामिनेशन को। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 12वीं में क्या क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और आपका गोल सेट हो जाना चाहिए।
चलिए ये आपको इसलिए बताया मैंने कि आपकी कैपेसिटी क्या देखिए, अब क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है ये जानिए, उसके बाद डिसाइड करिए क्या करना है और उसके बाद में फिर लग जाइए उस काम में। अगर आप कंसंट्रेटेड एफर्ट से लगोगे, एक्सेल करोगे, तब आपको बेहतरीन जॉब, बेहतरीन करियर आपका आप पा सकते हो। वरना हाफ हार्टेड मेहनत से करियर मिलना मुश्किल, अच्छा करियर नहीं मिलेगा। आपको मिल जाएगा करियर, लेकिन वैसा हर इंसान का रिस्क अल्लाह ने लिखा है, आपको रिस्क तो मिल जाएगा, लेकिन बेहतरीन इज्जत वाला करियर अगर आपको पाना है तो आप देखिए कॉमर्स से करने से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में मिथ है कि कॉमर्स से अच्छा लाइफ नहीं होता या आर्ट्स से अच्छी लाइफ नहीं होता। ये कॉमर्स के कोर्सेज है, मैं बता रहा हूँ आपको, CA है, CS है, CFA है, BCom है। बॉम्बे में जाओगे आप तो साइंस कोई नहीं लेता, सारे कॉमर्स लेते हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड है कि सब कॉमर्स लेते हैं 11वीं में, तो इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एक आर्ट्स को बच्चे ऐसे समझते हैं कि आर्ट्स बोले तो गया गुजरा कोर्स है, जबकि IAS बनने वाले बच्चे आर्ट्स से पास होते हैं। आपने सुना पिछले साल जो हमारा अंसार शेख जिसके वीडियो आप देख रहे थे जब आने से पहले, वो BA करके उसने IAS किया, और मराठी मीडियम का बच्चा। तो BA एक कम मत समझिए आप, BA आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और ये कोर्सेस है जो आप BA जो सभी कर सकते हैं, BA वाला कर सकते हैं, BCom वाला कर सकता है, BSc वाला कर सकता, ये सारे कोर्सेज आप साइंस, आर्ट्स और ये वाले कर सकते हैं। तो मैं डिटेल में इसके नहीं जाऊंगा, मेरे पास वक्त कम है। इसके अंदर में से कुछ कोर्सेज की मैं बात करूंगा आपको। लड़के अगर जाना चाहे इमीडिएट जॉब में, तो होटल मैनेजमेंट और HHA का जो कोर्स होता है, जिसके एग्जामिनेशन होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके बहुत कम बच्चों को पता है। नेशनल इंस्टीट्यूट है होटल मैनेजमेंट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट्स है। इसका एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है 12वीं में। अगर आप उसमें एडमिशन मिल गया, उसका प्लेसमेंट रेशो बहुत अच्छा है बजाय इंजीनियरिंग करने के। अगर आप होटल मैनेजमेंट कोर्स में गए, इस तरह के यहाँ बहुत सारे कोर्सेज है। फैशन टेक्नोलॉजी, IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट्स है। ऑल इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप मिलती है। और आप अगर आपके अंदर में थोड़ा सा ये है इनिशिएटिव है, अगर आपको क्रिएटिविटी है, तो आपको ये कोर्स करना चाहिए। उसके बाद में ट्रांसलेशन के और फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं। तो इस तरह के कोर्सेज है जो ट्रैवल टूरिज़्म का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और गवर्नमेंट सर्विसेज। अब ये कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का है जो मैं बताया कि आपके 12वीं के बच्चों को, 11वीं 12वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि मैं 12वीं में अगर जाऊंगी तो मुझे क्या क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऑप्शंस ओपन है। ऐसे 42 टाइप्स ऑफ मैंने जो देखे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो 12वीं में बच्चे दे सकते हैं। 42 काइंड्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें JEE है, नीट है, CET है, ऐसे अलग अलग है, क्लैट है, और इस तरह के ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो मैंने दिए थे, जिसके अंदर में साइंस के बच्चे ऊपर में 3-4 टाइप के जो आपके ये है वो एंट्रेंस एग्जाम है। CS देना है तो आपको वो देना पड़ता है। अब आइए, कुछ बच्चे यहाँ ग्रेजुएशन वाले बैठे हैं। ग्रेजुएशन में बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं या कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब पोजीशन ऐसी है इंजीनियरिंग की भी, इंजीनियरिंग अगर आपने अच्छे कॉलेज से किया तो आपको जॉब मिल सकती है। आज भी इंजीनियर्स को ये नहीं कि इंजीनियरिंग पूरा तरीके से ये हो गया है, आज भी इंजीनियरिंग के को अभी भी ऑप्शंस बहुत है, जॉब्स अभी भी है मार्केट में, इंजीनियर्स को अभी भी जॉब्स है। लेकिन वही उन्हीं इंजीनियर्स को जॉब्स है जो एक्सेल करते हैं या जो अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं। बेहतरीन कॉलेज IIT होता है, पता है आपको, उसके बाद NIT होता है, फिर IIIT होता है। तो यहाँ से अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको जॉब की कमी नहीं है, आपको इमीडिएट प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, किसी ऐसे वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको एक्सेल होना पड़ेगा, पहले फर्स्ट 10 में आना पड़ेगा, तब आपको कोई जॉब मिलने के चांसेस है। वरना आजकल बड़ा प्रॉब्लम आ गया, 80% इंजीनियर्स है जो है अनएम्प्लॉयबल है, ये AICTE खुद बोल रही है। लॉ एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपको, लॉ का जो कोर्स है। लेकिन लॉ अगर आपको करना है तो 5 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है, ग्रेजुएशन के बाद भी होता है और 12वीं के बाद भी कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन वाले जिन्होंने किया है वो भी सोच सकते हैं लॉ करने के बारे में। तो 5 साल का है, उसके लिए क्लैट का एक एग्ज़ाम देना पड़ता है 12वीं में, CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हैं। अब इंजीनियर एक सुन ले कि इंजीनियर, बहुत सारे इंजीनियर्स अभी खाली पड़े हैं या इंजीनियर कर रहे हैं बच्चे,
अब वो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से जब इंजीनियरिंग करते हैं तो उनको पता होता है गेट क्या है, GAT। बहुत सारे मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि इंजीनियरिंग बच्चे हमारे पास आते हैं और फाइनल ईयर के बच्चों को गेट क्या है पता नहीं होता। गेट का एग्ज़ाम क्या होता है? गेट इतना इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है इंजीनियर्स के लिए। ये गेट एग्ज़ाम अगर तुम आपने क्वालिफाई किया तो आपको 250 PSUs की जॉब्स खुल जाती है। उसमें महारत्न है, नवरत्न है, मिनी रत्न है, सारे ये जितने रत्न हैं सब ये गेट के क्वालिफिकेशन के ऊपर आपका सिलेक्शन करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। गेट को आपको देना पड़ेगा। तो गेट आपको पता नहीं है, गेट से आपको IIT में एडमिशन मिल सकती है, तो ये पता होना चाहिए। NIFT मैंने आपको बताया, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस करके बॉम्बे में एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी ग्रेजुएट किए वहाँ अगर जाते हैं तो IIPS जो है वो इंस्टीट्यूशन में वो डिग्री देते हैं, BSc पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री देते हैं, वहाँ इमीडिएट जॉब मिल सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है अपने पास में। अभी वक्त कम है इसलिए मेरे ख्याल है ज़्यादा उस पर हम बात नहीं कर सकते। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अभी देखिए मीडिया सोशल मीडिया का ज़माना है और गूगल पर हर चीज़ आपको अवेलेबल है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि गूगल सर्च कैसा किया जा सकता है। यूट्यूब पे जाइए, आप कुछ भी डालिए, आपको इतने अच्छे अच्छे बंदों ने अच्छे अच्छे यूट्यूब के ऊपर में क्लिप्स डाले हुए हैं कि आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मैं अभी साइंस स्ट्रीम के बच्चों को बताना चाह रहा था कि आपको इंजीनियरिंग एक ऑप्शन नहीं है, आपको रिसर्च में आना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की IISER करके 6 इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। एक NISER होता है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसकी एग्ज़ाम होती है NEST की। इसरो का नाम आपने सुना है, इसरो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक अलग एग्ज़ाम होता है। ये रिसर्च के बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर का, वो वर्ल्ड के 80 नंबर के फर्स्ट 80 इंस्टीट्यूशन में आता है, जिसका अगर आपने एग्ज़ाम पास कर दिया तो आपका बेहतरीन लाइफ सेट होती है। लेकिन ये बच्चों को पता नहीं होता, तो ये एग्ज़ाम कोई देता नहीं। एक होता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना होती है। ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो अगर 11वीं में 12वीं में फर्स्ट ईयर में बच्चा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है, 5,000 रुपये स्कॉलरशिप उसको मिल सकती है। साइंस की एग्ज़ाम होती है। इससे अगर उसको वही करना होता है कि वो इंजीनियरिंग वर्ग के मेडिकल में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, फिर सिंपल ग्रेजुएशन करेगा, BSc या BS करेगा। तो ये है किशोर KVPY का जो एग्जामिनेशन होता है, आप गूगल पे टाइप करिए KVPY, वो सब सामने आ जाएगा। अभी उसका 31 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। अगर कोई बच्चा यहाँ मेरिटोरियस है जिसको 75% से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं SSC में, वो 11वीं में अभी 4 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाली है, वो दे सकता है, फॉर्म भर सकता है। 12वीं में भी एक एग्ज़ाम होती है, इसी की एग्ज़ाम होती है, लेकिन उसको करना ये होता है कि उसको स्कॉलरशिप मिलती है फर्स्ट ईयर में, उसको BSc में एडमिशन लेना होता है और रिसर्च में जाना होता है। रिसर्च में अगर जाना है तो ही उसको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है, मैंने बताया आपको। ज़्यादा मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं। मज़ीद जानकारी अगर आपको चाहिए और अगर करियर के बारे में आपके बच्चे इस स्टेज में है या ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अभी आपका गोल सेट नहीं है और आपको पता नहीं कि मुझे क्या करना है, तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, हमारा नंबर ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम सविस्तर डिटेल में 1-to-1 काउंसलिंग करके बता सकेंगे। अब आइए, दूसरा सबसे बड़ा इश्यू जो है वो है गवर्नमेंट सर्विसेज। सबसे बेहतरीन अगर करियर हमारे नज़र में, क्योंकि हम सब गवर्नमेंट सर्विसेज से आए, और अगर आपको कौम की बेहतरीन खिदमत करनी है और कौम का आगे का मुस्तकबिल अगर संवारना है, तो आपको गवर्नेंस में आना चाहिए, इक़्तिदार में आना चाहिए। अब लोग चिल्लाते हैं, सर हमारे पर ज़्यादती होती है, पुलिस वाले ज़्यादती करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई आपके मुस्लिम कितने लोग हैं पुलिस में? मुश्किल से 2%, 2.5% बच्चे। आप 15% पॉपुलेशन में 15% तो आइए, तो आप नहीं है। तो गवर्नमेंट सर्विसेज में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए और दिमाग से एक चीज़ निकाल देना चाहिए कि सर हमारे साथ ये होता है, नाइंसाफ़ी होती है, हमको सर्विस नहीं मिलती है। ये ज़माना नहीं रहा, अभी वो ज़माना है। आपको कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती। आपने अगर मेहनत की है, अगर बेहतरीन ये किया है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब आपके कदमों में है। अभी हम आपको इसके बाद में 2 बच्चों से मिलाएंगे जिन्होंने सुनील बैठिए,
जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन अभी रिसेंटली पास की है। एक तो हमारे चीफ गेस्ट है सरफराज साहब, जिन्होंने IAS के एग्ज़ाम पास की है। आप गूगल पर या यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, अभी इस साल जो IAS का रिज़ल्ट आया, इस साल के IAS के रिज़ल्ट में हमारे यहाँ महाराष्ट्र के 2 बच्चे औरंगाबाद के IAS के क्रैक किया, जिनको IAS मिला है। एक शेख सलमान पटेल नाम का है और एक नूर सिद्दीकी नाम का लड़का है। उनके यूट्यूब के ऊपर आप इंटरव्यू पढ़िए, देखिए, इंटरव्यू सुनिए। महाराष्ट्र के 2 बच्चे जिन्होंने IAS क्रैक किया है, और एक बच्चा अब यहाँ आपसे मिलाएंगे, यहाँ पर नागपुर का है, जिसने असिस्टेंट कमांडेंट की UPSC के एग्ज़ाम क्रैक की है। एक बच्चे से हम आपको मिलाएंगे, वो आपको बताएंगे कि मैंने कैसे क्रैक की, IBPS का एग्ज़ाम क्रैक किया। तो ये इतनी सारी एग्ज़ाम्स है आपके सामने। गवर्नमेंट सर्विस में अगर आना है तो रास्ते आपके खुले, कोई ने आपको रोका नहीं है, किसी ने आपको रोका नहीं। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये इतनी इंस्टीट्यूशंस है, UPSC होता है जो मदर ऑफ ऑल एग्ज़ाम्स कहलाती है। महाराष्ट्र सर्विस में आना तो MPSC होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। बैंकिंग में जाना तो IBPS का एग्ज़ाम है। और स्टेट डिपार्टमेंट के बहुत सारे एग्ज़ाम निकलते हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम में आप तैयारी करें, आप ज़रूर आ सकते हैं। कैसा करेंगे? अगर आपको डिटेल गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे पास आ सकते हैं। और कुछ क्लिप्स जो अभी हमारे 2 प्रेजेंटेशन जो है ये हमारे लोग बताएंगे। और एक आखिरी में आपको मैं 5 मिनट में कुछ इसके बारे में, ये एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कैसे करना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, क्या क्या एग्ज़ाम्स है, अभी तो ज़्यादा नहीं बता सकेंगे। ये सारे एग्ज़ामिनेशंस है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, मैं सिर्फ चार्ट बता रहा हूँ कि UPSC की पहले ऊपर की IAS IPS जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होती है, जो हमारे सरफराज साहब आपको डिटेल में गाइड करेंगे। असिस्टेंट कमांडेंट की एग्ज़ाम होती है, जो बच्चा हमारा अभी यहाँ है वो आपसे बात करेंगे, वो आज आए हमारे लिए। उन्होंने अभी रिसेंटली UPSC का एग्ज़ाम क्रैक किया है। उसके बाद में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जो सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्ट करता है। इसके 3 तरह के एग्ज़ाम होती है। 10वीं के बच्चे स्टाफ सिलेक्शन SSC एग्ज़ाम दे सकते हैं, MTS एग्ज़ाम बोलते हैं। 12वीं के बच्चे जो है SSC CHSL का एग्ज़ाम होता है, वो दे सकते हैं। और ग्रेजुएशन होने के बाद में आप CGL का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। तो तीनों तरह टायर पे तो जो 10वीं 11वीं के बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी कर लें कि आप भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगले साल से आप भी गवर्नमेंट सर्विस में आ सकते हैं। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आप तैयारी कर सकते हैं। IAS भी बनना है आपको तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आप तैयारी करें, 12वीं 11वीं में तैयारी करें। उसके बाद में इंजीनियरिंग सर्विस की एग्ज़ाम होती है। इंजीनियरिंग, यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो कर रहे हैं इंजीनियरिंग या कर चुके हैं। इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर में गवर्नमेंट जॉब बहुत आसान होता है। सिविल इंजीनियर्स कई बच्चे मिलते हैं, MPSC का एग्ज़ाम नहीं देते। MPSC में अभी 1500 वैकेंसी निकली थी जूनियर इंजीनियर्स की, PWD और इरिगेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन हमारे बच्चे कहीं नज़र ही नहीं आए। MPSC का अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस का, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, या कोचिंग भी अवेलेबल है नागपुर में। 2 बच्चे रिसेंटली अभी पिछले 2 साल में हमारे यहाँ के इंजीनियरिंग सर्विस क्रैक की है। बहुत आसान है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, रेलवे में है, हमारा MPSC में है, रेलवे और ऐसे 3-4 ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विस वाले इंजीनियर्स को बहुत अच्छे टेक्निकल जॉब मिल सकते हैं, और आपको नॉन टेक्निकल जॉब भी मिल सकते हैं। बैंकिंग में आइए, बैंकिंग में हज़ारों वैकेंसी निकलती है, अभी भी निकली हुई है IBPS की। हमारी बच्ची अफशा बताएगी आपको कि IBPS उन्होंने कैसे क्रैक किया। तो बैंकिंग विथ वेरी इजी जॉब टू क्रैक। तो आइए तैयारी करें। और कैसा करना है, आपको अगर डिटेल गाइडलाइन चाहिए तो हमारे से मिल सकते हैं आप, या अगले प्रेजेंटेशन में आपको वो बताएंगे। UPSC मैंने बताया आपको, मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस। MPSC का ये है किस तरह किया जाता है। अब क्लिप्स तो मेरे पास सब है। डिप्टी कलेक्टर बनना है, तहसीलदार बनना है, BDO बनना है, एजुकेशन ऑफिसर बनना है, MPSC से बन सकते हैं आप। और बड़े टॉप लेवल के बॉस बनना है तो UPSC से बनना पड़ेगा। MPSC की दूसरी एग्ज़ाम और होती है इंस्पेक्टर लेवल एग्ज़ाम। ये PSI STI एग्ज़ाम होता है। पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, सेल टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो इसको बहुत ईजी आसान एग्ज़ाम होती है। 2 टायर में होती है, 2 पेपर होते हैं, और मराठी इंग्लिश बाईलैंग्वेज एग्ज़ाम होती है। कोशिश करें, आप कोशिश करें, थोड़ा मराठी सीख ले। IBPS अभी अफशा बताएगी। स्टाफ सिलेक्शन मैंने आपको बताया हूँ। इंजीनियर्स से बात हो चुकी है।
अब अगर ये लास्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करनी है, इवन आपको अगर MBA करना है आगे चल के, इंजीनियर से ग्रेजुएट जो बैठे हैं, आपको MBA का बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। MBA ऐसा होता है कि MBA बेहतरीन कॉलेज से भी होता है, जिसको IIM बोलते हैं, और MBA एक निचले कॉलेज से भी होता है। लेकिन अगर MBA आप अच्छे कॉलेज से करोगे तो ही आपको जॉब मिलेगी, वरना किसी जॉब नहीं मिलेगी। तो IIM करना है तो आपको CAT की एग्ज़ाम पास करनी पड़ेगी, या मैट की एग्ज़ाम पास करनी पड़ेगी, या सिम्बायोसिस की SMAT की एग्ज़ाम पास करनी पड़ेगी, या महाराष्ट्र में अगर आपको जो एडमिशन चाहिए तो एक CET होती है MBA के लिए, वो पास करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कुछ कॉमन चीज़ें जो आपको ड्यूरिंग ग्रेजुएशन में सीखना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी लगती है वही ये MBA के एग्जामिनेशन की तैयारी है। 4 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो आपका रीजनिंग एबिलिटी है, आप डेवलप करें, रीजनिंग टेस्ट SSC लेवल का, मैट्रिक के लेवल का मैथमेटिक्स अच्छा स्ट्रांग बनाइए, जनरल नॉलेज अच्छा बनाइए, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर्स अपडेट रहिए, और इंग्लिश अच्छी इम्प्रूव हुई है। तो ये चीज़ें अगर आपने कर लिया तो आपको न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बल्कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन भी आपके लिए आसान हो जाएगी। और कुछ प्रोग्राम्स हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट के गवर्नमेंट के, मैं चलते चलते आपको बताते चलूँ कि आपको लगे कि सर हम गरीब हैं, हम कैसा कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं आपको कोचिंग के लिए। यहाँ फ्री कोचिंग नागपुर में चल रही है 5 जगह। अगर आपको फ्री कोचिंग में जाना है, फ्री IAS ट्रेनिंग सेंटर नागपुर में है, 6 ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ मुस्लिम्स के लिए, माइनॉरिटी के लिए 10 सीट रिजर्व है, पता नहीं है हमको। और अगर आपने प्रीलिम पास किया तो 50,000 रुपये आपको कोचिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट महाराष्ट्र भी देती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूरत है गोल सेट करने की। तो आप आज यहाँ पर, आप यहाँ से जाने से पहले आप तय कर ले, आपका गोल सेट कर ले कि मुझे करना क्या है। बेहतरीन जॉब मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर मेरी बात माने तो गवर्नमेंट सर्विस में आइए, गवर्नेंस में आइए, कौम की खिदमत करिए। आप एक डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर, IIT में बन जाएंगे, आपको कोई नहीं पहचानेगा। एक कलेक्टर बन जाएंगे आप, सारा डिस्ट्रिक्ट पहचानेगा आपको, महाराष्ट्र स्टेट पहचानेगा आपको, आप इंडिया पहचानेगा आपको। तो आइए उधर गोल सेट करें। और अगर इससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे गाइडेंस सेंटर का ये एड्रेस है, उसमें 2 फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। आपको भी हमने वो दिया है पर्चा, उसमें भी हमारे नंबर लिखे हैं। आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं और हमसे इस्तेफादा कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। आखिर कुरान की वही आयत है, कुरान अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यगर्रु मा बि कौमिन हत्ता यगर्रु मा बि अनफुसिहिम। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो ख्याल अपनी हालत के बदलने का। ये तर्जुमा है कुरान की इस आयत का। सूरह रात की आयत है इन्नल्लाह ला यगर्रु मा बि कौमिन हत्ता यगर्रु मा बि अनफुसिहिम। अल्लाह तुम्हारी हालत नहीं बदलेगा जब तक तुम अपनी हालत नहीं बदलोगे। तो बदलना हमको अपने आप में। अल्लामा इकबाल के आखिरी शेर से मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहा और भी है, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।